स्टार्ट करें? चलिए, ये सबको का पहले तो वेलकम है ना। और दिस इज अभिनीत। आज का टॉपिक बड़ा सिंपल सा है हमारा, विजन क्लियर, व्हाई वी हैव टू डू डायरेक्ट सेलिंग ऑन, व्हाई वी हैव टू डू MYL। आज इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ। नाम मेरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभिनीत है। बाय क्वालिफिकेशन में एक इंजीनियर हूँ और आज से ऑलमोस्ट 9 साल पहले मैंने अपना क्वालिफिकेशन में इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हुआ है और लगभग 10-12 साल पहले, 12 साल अराउंड मुझे हो गया है, 12 साल पहले मैंने इस वर्ल्ड बेस्ट इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग के साथ शुरुआत की थी। जब मैंने शुरुआत की थी तब मैं स्टूडेंट था। मैंने पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को एज ए पार्ट टाइम लिया था कि यार चलिए, डेली रूटीन के वर्क के बाद आराम से कुछ समय हमारे पास खाली रह जाता है, तो वो जो समय मेरे पास बचता है उस समय का इस्तेमाल करके कुछ पैसे मैं एक्स्ट्रा कमा लूंगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी सोच के साथ इस बिजनेस में आते हैं और मैं भी बहुत सिंपल सी उसी सोच के साथ इस बिजनेस में आया था। जब मैंने बिजनेस शुरू किया, शुरू शुरू में छोटी छोटी समस्या आई थी, लाइक लोगों का मना कर देना, मन में ढेर सारे वहम आ जाना, कई बार इंडस्ट्री को लेकर के एक बिलीव गैप आना, कई बार ऐसा लगता था कि यार मुझे इस बिजनेस को करना चाहिए या नहीं। कई बार जब आसपास के लोग टोकते थे, सलाह देते थे, तो ऐसा लगता था कि यार शायद गलत काम में हम आ गए। जब फील्ड में जाते थे, चैलेंजेस मिलना चालू होते थे और लोग तरह तरह के सवाल करते थे, तो कई बार ऐसा लगने लग जाता था कि शायद मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। इवन बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन वक्त के साथ वक्त गुजरता गया। हर चैलेंज को हमने सोचा चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ये चैलेंज फेस कर लेते हैं, फिर आगे का जब चैलेंज आएगा तब देखी जाएगी, तब देखेंगे। और ऐसा करते 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 10-12 साल निकल गए। 12 साल में आज मैं पलट कर देखता हूं तो एक लंबा चौड़ा अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, बिजनेस काफी बड़ा हो गया, टीम काफी बिल्ट हो गई। कई सारे भाई, एक छोटे से एरिया से काम चालू किया था, मतलब ये बोल सकते हैं भोपाल शहर में हमने जब काम चालू किया था, तो ये एक किसी एक मोहल्ले से बोल सकते हैं आप, या किसी एक कॉलोनी से बोल सकते हैं, वहां से काम चालू किया था। और वहां से करते 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 आज हम पलट कर देखते हैं तो कई स्टेट्स के अंदर आज हमारे ग्रुप का काम है और अचीवर्स बहुत तेजी से हमारे निकल रहे हैं। तो आज एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है, ऐसा क्यों हुआ? जबकि आज आप जब मार्केट में जाते हो या जब भी नेटवर्क मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है या MYL की बात आती है, तो हर दूसरा व्यक्ति आपको तरह तरह की सलाह देते हुए नजर आएगा। इवन सिर्फ सलाह देते नजर नहीं आएगा, यहाँ तक कि ये भी होगा कि कई सारे लोग आपसे बोलेंगे कि नहीं यार, तुम कहाँ की कहाँ इस काम में पड़ गए हो, और खुद भी आपके दिमाग में ढेर सारे नेगेटिव विचार आते हैं। तो क्या ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं हुआ होगा? क्या हमारे मन में सवाल नहीं आए होंगे? क्या हमें नहीं लगा होगा कि हमें इस बिजनेस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वट एवर जो भी ढेर सारी चीजें जो लोगों के मन में आती, क्या हमारे मन में नहीं आई? डेफिनेट सी बात है कि मन में आई होगी। लेकिन बावजूद उसके हम इस बिजनेस को कंटिन्यू कैसे कर गए? क्यों मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर 12 साल दिए? आज इस टॉपिक के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और किस तरह की बातें लोग हमसे करते हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे, और किस हद तक सही है किस हद तक गलत है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ, जरा टाइम वेस्ट ना करते हुए। जो भी होस्ट को होस्ट हैं और वो लोग थोड़ा सा ध्यान देते रहें। जस्ट अ मिनट। विजय सर, मैंने आपको होस्ट बना दिया है, आप बाकी लोगों को होस्ट बना सकते हैं और मुझे को होस्ट बना दीजिएगा आप याद से। यस विजय सर, मुझे को होस्ट बनाइएगा, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता जी। थैंक यू। चलिए चलते हैं आगे। हाँ जी, विजन क्लियर। क्या होता है जब भी हम किसी काम को करना चालू करते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है उस काम को करते समय? हमारे मन में जो ढेर सारे वहम आते हैं, सवाल आते हैं, उसकी एक वजह होती है कि हमारा खुद का विजन क्लियर नहीं होता। हमें खुद नहीं पता होता हम कितने बड़े सिस्टम में, कितनी बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा है, और बार बार यही चीज हमारे मन में सवाल पैदा कर रही होती है। तो किस हद तक चीजें सही है गलत है, मैं उस पर चलता हूं आपको लेकर के। यस, जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपका किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए? आपको एक काउंसलिंग लेनी होती है अपने सीनियर के साथ, और जब भी आपके साथ कोई नया व्यक्ति जुड़े तो आपको उसके साथ भी काउंसलिंग करनी होती है। तो क्या काउंसलिंग करनी होती है, क्या बात करनी होती है? आज मार्केट में जब हम जाते हैं तो ज्यादातर लोग हमें निगेटिव मिलते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत निगेटिव वे में देखते हैं। इवन तरह तरह की आपसे बातें करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। क्यों करते हैं सवाल जवाब? तो एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको ये चीज बताता हूँ। एक हाथी और 6 अंधे लोग, यहाँ से आपको काफी कुछ समझ में आएगा कि क्यों लोग नेगेटिव बात करते हैं। एक बार क्या हुआ,
एक हाथी के पास में 6 अंधे लोगों को खड़ा किया, अगर उनसे सवाल किया गया कि भाई आप बताइए कि आपके पास क्या खड़ा है? समझिएगा, बड़ी लॉजिकल बात है, बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का हाल ऐसा ही है। तो उन 6 अंधे लोगों में से एक ने कहा कि यार ये तो ना भाला है, भाला। दाँत के पास खड़ा था वो। अगला व्यक्ति बोलता है ये पाइप है, सूंड पकड़ी हुई थी उसने। अगला बोलता है हाथ का पंखा है, कान छुआ था उसने। कोई बोलता है दीवार है, वो पेट के पास खड़ा था। एक व्यक्ति ने उसका पैर पकड़ लिया, तो वो बोलता है कि यार ये ना खंबा है। और एक व्यक्ति ने उसकी पूंछ पकड़ा तो बोलता है कि नहीं ये तो रस्सी है। मतलब 6 के 6 लोगों ने 6 अलग-अलग तरह की बात की एक ही ऑब्जेक्ट के लिए, दैट इज़ एलिफेंट। इन 6 लोगों को किस हद तक हम गलत बोल पाएँगे? बिकॉज़ हम सब जानते हैं कि ये 6 अंधे हैं। इन्होंने जैसा छुआ, महसूस किया वैसा बता दिया। लेकिन किस हद तक हम इन्हें सही बोल सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हाथी क्या होता है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इवन उन अंधों को भी पता होगा कि क्या होता है। लेकिन अगर वो इस तरह की बातचीत कर रहे हैं या ऐसा इस तरह से कुछ बोल रहे हैं तो उसकी सिंपल सी एक वजह है, बिकॉज़ दे डोंट नो कि वो एलिफेंट के पास खड़े हैं, उन्होंने जैसा छुआ, महसूस किया वैसा उन्होंने बता दिया। और आज ऐसा ही कुछ मार्केट के अंदर होता है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। जब भी डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है, तो ज्यादातर लोग अवेयर नहीं है इस इंडस्ट्री को लेकर के, इस बिजनेस को लेकर के। उन्हें जैसा बता दिया जाता है या जैसा उनकी उन्होंने सुन रखा है, किसी ने कंपनी के बारे में सुन रखा है, किसी ने अपने दोस्त को करते देखा था, किसी का पैसा डूब गया था, किसी के साथ फ्रॉड हो गया था, किसी ने किसी का पैसा लेकर कोई भाग गया था, किसी को हवा दे दी गई थी, किसी को कोई प्रोडक्ट ही नहीं दिया गया, बातें बहुत सारे दिए गए थे और भी तरह-तरह की चीजें। वो सारे लोग अपनी-अपनी बातें या अपने विचार आपके सामने रखते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि जैसा उन्होंने कहा वैसा ही भई आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? वो अभी आने वाले टॉपिक्स में आपको धीरे-धीरे समझ में आते चला जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि दे डोंट नो। एक्चुअली अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है। आपने अपने आस-पास लोगों को नौकरी करते देखा होगा, बिज़नेस करते देखा होगा, खेती-बाड़ी करते देखा होगा, लेकिन आपने सुना ही नहीं होगा कि यार मेरे वो चाचा या वो मेरे मामा या काका या ताया, फूफा, वो नेटवर्कर थे, वो डायरेक्ट सेलिंग करते थे और वो 4 पैसे डायरेक्ट सेलिंग से कमा रहे हैं, उन्होंने उसमें करियर बनाया हुआ है। तो डेफिनेट सी बात है, जब आपने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, तो जैसा सुना या आधी-अधूरी बातें सुनी या तो सुनी ही नहीं है, तो आधी-अधूरी बातें सुन रखी है, नेगेटिव बातें सुन रखी है, वैसी बातें उन्होंने कर तो उसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग उसके कहने से गलत हो जाएगी। मतलब मार्केट की मेंटालिटी कैसी है? मार्केट की अगर मेंटालिटी की बात करूँ, तो मार्केट के लोग जब भी हम एज़ ए डायरेक्ट सेलर किसी के घर जाते हैं, तो जनरली हमें सेल्समैन की तरह ट्रीट कर देते हैं और इवन आप लोगों के मन में भी कई बार आता है कि यार घर-घर जाने पड़े, यार ये तो घर-घर जाने का काम है। कई बार आप लोगों के साथ प्रोजेक्ट शेयर करते हैं तो वो रिजेक्ट करते हैं, नहीं, नहीं ये सब ऐसे ही है, कुछ नहीं है इसमें। इवन कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपके सामने कई सारे फेलियर्स के एग्जांपल देंगे, यार उन्होंने भी किया था, उन्हें कुछ आया नहीं और उनकी स्टोरी सुनाने लग जाएँगे, वो ऐसे शुरू किया था, उसको इतना टाइम हुआ, फिर उसने ये किया। मतलब कई बार तो आलम ये हो जाएगा कि आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि आप ना इस दुनिया से हो ही नहीं, एलियन हो और एलियन की तरह आपसे बिहेव किया जाएगा। ऐसा भी होता है। लेकिन अगर इसको मैं कैटेगराइज़ करूँ तो 3 तरह से लोग आपके साथ मिलते हैं या 3 तरीके से लोग बिहेव करते हैं। पहला जब आप आइडिया शेयर करेंगे तो कुछ लोग डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है यार, जो भी है चलो डिस्कस करते हैं कि इस सिस्टम में क्या सही है, क्या गलत है। मैं अपने व्यूज़ रखता हूँ, आप अपने व्यूज़ रखो। कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठाना चालू कर देते हैं कि नहीं, नहीं, आपके कहने से क्या होता है? और कुछ लोग होता है जो कटने की कोशिश करते हैं, एक्सक्यूज़ेज़ बनाते हैं, बहाने बनाने लग जाते हैं। लेकिन आपको इन चीज़ों से डरना नहीं, घबराना नहीं है क्योंकि कोई भी ऐसा पॉपुलर व्यक्ति नहीं आज इंडिया में, आइदर अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो अब्दुल कलाम साहब रहे हों, चाहे वो धीरूभाई अंबानी रहा हो, आइदर वो संजय धीमान रहे हों या आज डेस्टिनी क्रैकर ग्रुप के जितने भी सुपर सीनियर्स हैं वो रहे हों या एमवाइल के कोई अचीवर ही हों। हर कामयाब व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई नाकामयाब कहानी भी छुपी हुई है। वो भी इसी दौर से गुज़रे हैं, तभी वो यहाँ तक आए हैं। तो आपको ये बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आपको मार्केट की इस तरह की बातों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसकी मेंटालिटी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, उस व्यवहार से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है एक्चुअली, मैं आपसे अगर मार्केट मेंटालिटी और मार्केट बिहेवियर की अपनी भाषा में बात करूँ, तो क्या होता है? चलिए मैं उस पे चलता हूँ थोड़ा-सा। यस, मार्केट में होता ये है कि एक बार ना एक व्यक्ति था, उसका काफ़ी बड़ा व्यापार था, धोबी का काम करता था वो और कपड़ों का उसका काम चलता था। आस-पास के ढेर सारे गाँवों से लोग उसके यहाँ से आते थे और वो अपने क्षेत्र के हिसाब काफ़ी मतलब जो रेपुटेटेड और थोड़े से पॉपुलर लोग होते हैं, पैसे वाले, उनके बीच में वो माना जाता था। उसके घर में 4-6 गधे भी थे, जिनमें वो माल ढोया करता था। तो अचानक एक दिन क्या हुआ कि भई उनके यहाँ पे वाइफ़ आकर के बोलती है, तुम्हें लगता नहीं कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए?" उसने कहा, "बात ठीक है, वाक़ई शादी कर देनी चाहिए। लेकिन शादी करने के लिए फिर पैसे कहाँ से लाएँगे?" तो बोला, "टेंशन क्यों लेती हो? ये 4-6 गधे हैं तो सही, उसमें से एक बेच देंगे, पैसा आ जाएगा, कर देंगे शादी।"
तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको बेच आओ और भाई पैसे का इंतजाम कर लो। पैसे का इंतजाम करोगे भाई, शादी कर लेंगे, शादी कर देंगे बच्चे की। वो शहर की तरफ निकल पड़े, बाप बेटे दोनों निकले। उन्होंने गधे को साथ में लिया और शहर की तरफ निकल पड़े। जब शहर की तरफ निकले, थोड़ा सा आगे पहुंचे तो किसी व्यक्ति ने वहां से टोक दिया कि गधा साथ में है यार, फिर भी पैदल चल रहे हैं, कैसे बेवकूफ लोग हैं। लगा बात सही भी है, लॉजिकल बात है, बात में लॉजिक है। तो उसने क्या किया, अपने बच्चे को गधे पे बिठा दिया और बच्चा गधे में बैठ गया और गधे के साथ में वो थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़े, किसी व्यक्ति ने वहां पर देखा और उस व्यक्ति ने वहां पे एक नया कमेंट पास किया कि यार कैसा जमाना आ गया है कि बच्चा गधे की सवारी के मजे लूट रहा है और बाप बेचारा पैदल चल रहा है, बुजुर्ग बेचारा पैदल चल रहा है। बच्चे को शर्म आ गई। बच्चे ने कहा नहीं पापा ऐसा करो, पिताजी आप बैठो, मैं तो नहीं बैठूंगा गधे पे। और वो गधे से उतर गया और फिर उसके बाद उन्होंने बाप को गधे पे बैठा दिया। अब जैसे ही बाप गधे पे बैठा, थोड़ी दूर वो पहुंचे ही थे, फिर अगले किसी व्यक्ति ने कमेंट कर दिया, यार कैसा समा आ गया है, देखो बच्चा बेचारा पैदल चल रहा है और बाप गधे की सवारी के मजे लूट रहा है, ये कैसा टाइम आ गया है। अब उसके बाद बाप को भी शर्म आ गई। किसी ने बोल दिया इसलिए इसे कलयुग बोलते हैं। भाई हमने तो देखा है कि बच्चों ने बाप को घर से निकाला, बच्चे ने बाप के लिए कुर्बानी दी, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, बच्चा बेचारा पैदल चल रहा है, बाप साला गधे की सवारी के मजे लूट रहा है। तो उन्हें लगा कि नहीं यार बात सही है, तो वो उतर गए। अब उनके दिमाग में है कि क्या किया जाए। उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, दोनों ही गधे पे बैठ जाते हैं। और दोनों गधे पे सवार हो गए। अब जैसे ही दोनों गधे पे सवार हुए, बेचारा गधा, दोनों भारी भरकम बैठ गए, उसके ऊपर चलने लगे। गधे का कचूबर निकल गया। हालात गधे के कुछ ऐसे हो गए, बेचारा गधा देख करके ही किसी को भी मानवीयता अगर किसी के अंदर बची हो तो उसे देख कर ही शर्म आ जाए। तो जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़े, एक बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने देखा, वो गुस्से से तमतमा गए। उन्होंने बोला यार कैसे लोग हो तुम लोग, जानवर के ऊपर रहम नहीं आती, ऐसा भी कोई करता है। गधे को बेचारा कचूबर निकाल दिया, दोनों लदे पड़े हो उसके ऊपर, शर्म करो कुछ। उन्हें लगा यार बात सही है। अब क्या हुआ, अब वहां से दोनों गधे से उतर गए। उन्होंने सोचा यार क्या किया जाए, अब ऐसे तो ना चल पाएगा। उन्होंने कहा कि यार अब तो गधे पे हम बहुत चढ़ गए, काम करते हैं गधे को अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, गधे को हम लेके चलते हैं। उन्होंने एक बांबू उठाया, उस बांबू के अंदर जो है मतलब गधे के दोनों पैर बांधे और पैर बांध करके गधे को उस भाई बांबू से लटका लिया और दोनों लटका करके चल पड़े। जिस तरह से कांवड़ यात्रा निकलती है ना, बस उस कांवड़ यात्रा की तरह समझ लीजिए आप। तो वैसे वो निकल पड़े। अब निकल पड़े वो एक ब्रिज के पास पहुंचे। नदी थी, नदी के ऊपर एक ब्रिज था, ब्रिज के ऊपर चढ़े। ब्रिज के ऊपर चढ़कर वो आगे बढ़ ही रहे थे। अचानक क्या हुआ कि भाई वो जो गधा था, अब वो थोड़ा सा ऊंचाई पे उल्टा लटका हुआ, उसकी आंखें चौंधी आ गई, आंखें घूमने लग गई, उसे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक तो जिंदगी में पहली बार उल्टा लटका था वो। तो वो एकदम छटपटाने लग गया, घबराने लग गया और घबरा करके उसने जो है हाथ पैर मारने चालू कर दिए। और हाथ पैर मारने चालू कर दिए तो उसका वजन ही नहीं सह पाए दोनों बाप बेटे। और अचानक से वो जो ब्रिज था, जो पुल था, उस पुल से वो गधा नीचे गिर गया नदी में। और चूंकि उस गधे के हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे, उस गधे ने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं बच पाया और डूबने से उसकी मौत हो गई। और दोनों बाप बेटे पुल पर खड़े होकर जोर जोर से रोने लग गए, जोर जोर से चिल्लाने लगे कि यार हमारा गधा मर गया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि जब भी आप कुछ करने जाते हो, एक कॉमन चीज पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में आपको देखने मिलेगी कि लोग आपको एडवाइस जरूर देंगे, लोग आपको सलाह जरूर देंगे। ऐसा भी नहीं है कि आपने किसी की सलाह मान ली, अगला व्यक्ति आपको सलाह नहीं देगा। कोई ना कोई अगला व्यक्ति जरूर होगा जो आपको फिर से सलाह देगा। ये ह्यूमन मेंटेलिटी है। तो जब आप डायरेक्ट सेलिंग करने जाते हो तो आपको सलाह मिलती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मैंने आने इस इंडस्ट्री इस बिजनेस के अंदर आया था तो तरह तरह की सलाह मुझे लोग दिया करते थे। अरे तू कहाँ की कहाँ चला गया है, अरे तेरे तो पढ़ाई करने की उम्र है, तेरी कोई उम्र है काम करने की, इस उम्र में भी कोई नेटवर्किंग करता है, घर वालों ने पढ़ाने भेजा, पढ़ाई पे फोकस करो। फिर कुछ लोगों ने ये भी बोला यार इंजीनियरिंग करने वाला बंदा, इंजीनियर बंदा आज ये छोटा सा काम कर रहा है। कई लोगों ने तो मुझे ये तक सलाह दिया, वो मुझे कहते रहे बड़ा छोटा सा काम है, इस छोटे से काम में तुम कहां से आ गए। और भी तरह तरह की बातें लोग मुझे बोलते थे। कई सारे लोग मुझे सलाह देते थे कि चल ठीक है यार, जो भी कर लिया, अब छोड़ो इसको और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, इसमें कोई काम, इसमें कोई करियर नहीं है। ऐसी भी सलाह मुझे लोग देने वाले। आज मैं पलट कर सोचता हूं कि अगर इनमें से एक की भी सलाह मैंने मान ली होती तो आज शायद मैंने 12 साल में इस इंडस्ट्री से 1 करोड़ से ऊपर नहीं कमाया। शायद आज मेरे पास इतना बड़ा ग्रुप नहीं होता, आज शायद इसमें स्टेट में काम नहीं होता, और आज मैं ये नहीं बोल पाता कि एज ए कैरियर मैं यहाँ पे डायरेक्ट सेलर होकर के इतना पैसा कमा चुका और मेरा करियर सेट हो चुका है। इवन आप लोग मुझे नहीं सुन रहे हो। ये सारी चीजें पॉसिबल हुई क्योंकि मैंने इनमें से एक की भी बात नहीं सुनी। मुझे पता था
कि मैं दुनिया में सबको खुश नहीं कर सकता, और जितने भी लोग मिलेंगे, जितने तरह के लोग उतने तरह की सोच, जितने तरह की सोच उतनी तरह की बातें, उनके हिसाब से मैंने नहीं चलना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है, छोड़ो उनकी बातों में क्या रहना। तो लोगों की बातें छोड़ दो। ये इंडिया है, ये बड़ी मजेदार जगह है। यहाँ लोग मार्केट में जाते हैं और बोलते हैं, हाँ जी भाई साहब, ये अमरूद मीठे हैं ना, और उन्हीं अमरूदों को घर ले जाकर के काट करके उसमें नमक मिला करके खाते हैं। ये आदत है लोगों की, इसको आप नहीं बदल सकते। इवन आपको इससे आगे निकलना पड़ेगा। तो मैंने आगे निकलने की सोच ली। जब आगे निकलने की सोची और बिजनेस करना चालू किया, एक चैलेंज मेरे सामने पड़ा है कि अगर बिजनेस इतना अच्छा है, मैं हर व्यक्ति को समझा रहा हूं, तो सारे लोग मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे। इसका भी जवाब मुझे मिला जब मैंने अपने सीनियर के साथ बैठ करके डिस्कशन किया और इंडस्ट्री को समझा। तो मुझे जवाब मिला कि आज मार्केट में एक लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। देयर इज अ लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। हर जगह है औसत का नियम, किसी एक जगह नहीं है, हर जगह। किस तरीके से औसत का नियम काम करता है, अगर आप इसको देखिए, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, आप कहीं भी चले जाइए, आप किसी शोरूम में चले जाइए, आप किसी मोबाइल शॉप में चले जाइए, स्कूल कॉलेज में आप देखेंगे, अगर 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 कभी पास नहीं होते। किसी शोरूम के अंदर, किसी दुकान के अंदर आप देखोगे तो दिन में हजारों ग्राहक आते हैं, लाखों ग्राहक आते हैं, सारे लोग खरीदी नहीं करते। इवन आप में से कोई कभी ना कभी मोबाइल शॉप्स के अंदर गया होगा, आपने देखा होगा कि मोबाइल शॉप में भी आज जो सबसे, मतलब ये बोल सकते हैं कि लोगों के लिए, भाई लोग अपना कपड़े पहनना भूल जाएंगे लेकिन मोबाइल नहीं भूलेंगे, कहीं पे पर्स भूल जाएंगे, घड़ी, लेकिन मोबाइल नहीं भूलेंगे। लेकिन उस मोबाइल की भी शॉप में आप देखोगे तो जितने लोग आते हैं, हर कस्टमर मोबाइल नहीं खरीदता। क्यों? क्योंकि वहां पर भी एक एवरेज काम करता है। दुनिया में 30% लोग हैं, जब उनके सामने कोई भी आइडिया आता है तो वो पॉजिटिव बात करते हैं या पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। 30% लोग होते हैं, उन्हें कोई भी नहीं समझा सकता, कोई भी नहीं समझा सकता, वो नेगेटिव ही बात करेंगे। 30% लोग ऐसे होते हैं जो ना नेगेटिव बात करेंगे ना पॉजिटिव। आपके साथ रहेंगे तो गंगा राम आए तो भाई गंगा आ गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास, उनका यही हाल चलता है। आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छी कंपनी है, बिल्कुल मैंने शुरू करना है, मैं पेमेंट लेके आ रहा हूँ। फिर जाएगा तो घर से फोन लगाएगा, नहीं नहीं मेरे चाचा ने मना कर दिया, मेरे भैया ने मना कर दिया, मेरे दोस्त ने मना कर दिया, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं कर पाऊंगा। और 10% लोग ऐसे मिलते हैं जो सैंपल पीस होते हैं। ये तो कुछ भी नहीं करते, ये तो कई बार आपसे इतना घूर करके देखेंगे, जैसे घूर कर देख रहा है ना, ऐसे ही घूर करके आपको देखेंगे और आपसे बोलेंगे अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है देखते हैं, बताएंगे तुम्हें। या आप ही को सलाह देने लग जाएंगे कि तुम कहां की कहां ये करने लगे। यानी कि जब आप 100% लोगों से मिलते हो तो 100 में से 30% पॉजिटिव मिलता है, 30% नेगेटिव मिलता है, 30% पॉजिटिव एंड नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, और 10% सैंपल पीस होते हैं। लेकिन बिजनेस आपका चलेगा ही चलेगा, क्योंकि 30% पॉजिटिव है। किसी क्लासरूम के अंदर अगर 100 बच्चे हैं तो 30 पास होते हैं, 30 फेल होते हैं, 30 ग्रेस मार्क में होते हैं, 10 सैंपल पीस होते हैं। इनका कुछ नहीं पता होता कि इनका क्या हुआ, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया होता है। शोरूम के अंदर भी यही हाल है कि 100 कस्टमर जाते हैं तो 30 लोग खरीदी करते हैं, 30 लोग नहीं करते। 30 लोग बोलते हैं भैया निकाल के रखो हम आते हैं, और 10% सैंपल पीस होते हैं, उनका हाल बिल्कुल रहता है। एक आदमी, मुझे आज भी ध्यान है, एक कैप की शॉप पे पहुंचा, और कैप की शॉप में पहुंच करके बोलता भैया मैंने कैप लेनी। मैंने कहा ठीक है भैया, कैप जो आपने लगाई है उतारी है, मैं और कैप दिखाता हूँ, आप पहन पहन कर देखिएगा। उसने एक देखी, दो देखी, चार देखी, धीरे धीरे करते करते उसने पूरी दुकान खाली करवा ली। अंतिम में जाकर उसको एक कैप पसंद आई बड़ी मुश्किल से। उसके पहले तो जितनी कैप दिखाई गई हर किसी में उसने, यार ये महंगी है, ये बहुत ज्यादा सस्ती है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मेरे पे लुक में सूट नहीं कर रही, तरह तरह की बातें की। अंतिम में लास्ट में वो जो कैप देखता है, उस कैप को देख के बोलता है यार ये बहुत बढ़िया है, ये सूट कर रही है, ये कैसे दी है आपने। बोलता है अगला बंदा भैया ये तो आप फ्री में ले जाओ। बोलता है अरे वाह क्या बात है, फ्री में, किस खुशी में। बोले भैया ये वही कैप है जो आप पहन के आए थे। ये कुछ ऐसे सैंपल पीस भी होते हैं मार्केट, तो इनसे थोड़ा दूर रहने की आदत डालिएगा। ये करेंगे कुछ नहीं आपके साथ, ना ये कभी बिजनेस शुरू करेंगे, ना बिजनेस के लिए सपोर्ट करेंगे, ना बिजनेस के लिए गाइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके साथ कोई ना कोई ऐसी बातें आपके मन में जरूर डाल देंगे, एक विचारों का बीज ऐसे जरूर डाल देंगे जिसने आपको परेशान कर देना है। बाकी करना इन्होंने कुछ होता नहीं। ऐसे सिंपल बीज से बचकर रहिए। करना क्या है अब हमें, अगर इस तरह की मार्केट मेंटेलिटी से हमें घबराना नहीं है, मार्केट में इस तरह का बिहेव हो रहा है, लोग इस तरह की सलाह दे रहे हैं, तो हमें घबराना नहीं है। लॉ ऑफ एवरेज हमें समझ में आती है कि 10 लोगों को हम बताएंगे तो 3 लोग हमारे साथ आएंगे, 100 लोगों को बताएंगे 30 लोग आएंगे। तो बिजनेस कैसे चलेगा हमारा आगे। देखिए दुनिया के हर बिजनेस में 4 चीजें होती हैं जो बिजनेस में आपको कामयाब बनाती है। पहला, कि आपकी मंजिल क्या है। दूसरा, आपने उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रोड कौन सा चूज किया है। तीसरा, आप कौन से व्हीकल के ऊपर चल रहे हो। और चौथा, आपका ड्राइवर कौन। हम इनमें से कुछ चीजों पे आज बात करेंगे, सारी चीजों पे बात नहीं करेंगे। तो आज हम इस इंडस्ट्री के अंदर जब देखते हैं तो हम बोलते हैं कि लोग इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में इसलिए आते हैं बिकॉज दे वांट टू मेक योर कैरियर, और दे वांट टू बी अ फाइनेंशियल फ्री। यहाँ पर लोग अपनी आर्थिक आजादी के लिए लोग आते हैं, अपना करियर बनाने के लिए लोग आते हैं।
यही व्यक्ति का टारगेट होता है, ऐसे ही लोग इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। बाकी कोई शॉर्ट टाइम में कोई छोटा-मोटा टारगेट लेकर के आता है तो वो इस इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरा, ये जो इंडस्ट्री है यही आपके लिए रोडवेज है। आज आपके पास मार्केट में कई सारे रास्ते हो सकते हैं। लाइक जब आप अपनी मंजिल फाइनेंशियल फ्रीडम अपने सपनों को बना करके चलते हो तो आपके पास रास्ते क्या हो सकते हैं? आपके पास एक नौकरी नाम का रास्ता हो सकता है जो जनरली आप लोग करते देखते हैं। आपके पास एक खेती-बाड़ी का ऑप्शन हो सकता है जो लोगों को करते देखते हैं आप। आपके पास कोई भी प्रोफेशन लाइक इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, मेडिकल कुछ भी हो सकता है या कोई हार्ड वर्क भी हो सकता है। या फिर आप किसी ट्रेडिशनल बिज़नेस के अंदर भी जा सकते हैं जो आप अपने घर परिवार में होते देखा हुआ है। लेकिन हम बोलते हैं कि आप स्मार्ट वर्क के अंदर आइए, दिस इज़ द बेस्ट वे एमएलएम बिज़नेस डायरेक्ट सेलिंग जो आपको ऊपर लेकर के जाने वाला है। क्यों? क्योंकि एमएलएम आज एक ऐसा रास्ता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा रास्ता है जो लोगों को सबसे तेजी से करोड़पति बना रहा है। आज दुनिया का हर 5वां करोड़पति इस इंडस्ट्री से आ रहा है। लोग इसलिए कई बार इस इंडस्ट्री के बारे में मना कर देते हैं या सोचने लग जाते हैं क्योंकि वो इस इंडस्ट्री का, इस बिज़नेस का पोटेंशियल नहीं जानते। बहुत सारी चीज़ें हैं इस इंडस्ट्री के बारे में पोटेंशियल बताने के लिए, लेकिन मैं कुछ एक चीज़ों को लेकर के आपसे बात करूँगा शॉर्ट में ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ लोगों के आपके सामने विचार देता हूँ। बिल गेट्स का कहना है कि अगर उन्हें अपने करियर का शुरुआत करने का दोबारा मौका मिले, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री शुरुआत करना चाहेंगे। दुनिया के बहुत ही रिच पर्सन है, एक बहुत लंबे टाइम तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे। आज भी दुनिया के टॉप 10 करोड़पतियों में इनका नाम आता है। 99% अपनी प्रॉपर्टी इन्होंने चैरिटी की है, बाँटी हुई है, लोगों को दी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट जो एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, उस कंपनी के ये मालिक हैं। ब्रायन ट्रेसी ने बोला हुआ है फ्यूचर जो है आज वो नेटवर्क मार्केटिंग का वो अनलिमिटेड है। इस बिज़नेस में कभी रुक नहीं सकता। सेंट्रल मिनिस्ट्री में रामविलास पासवान जी हमारे यहाँ के सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं, इन्होंने बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो फ्यूचर है वो बहुत बेस्ट है और ये 21वीं सदी का सबसे बेहतरीन व्यापार है, जो 9,000 करोड़ से भी ज़्यादा 2025 तक इंडियन गवर्नमेंट को पे कर चुका होगा। ये कैसा बिज़नेस बनेगा? भई आज एक और बिलियनियर है वॉरेन बफेट, ये बहुत बड़ा नाम है, वर्ल्ड के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, बहुत बड़े निवेशक हैं। इन्होंने एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनियाँ खोल रखी है और इन्होंने एमएलएम के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इनका कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस जो है वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने का सिस्टम है पैसा कमाने के लिए और वो इस सिस्टम पे बिलीव करते हैं। कलाम साहब का भी कहना है। ऐसे ही और भी लोग हैं जिनके ढेर सारे अपने थॉट्स हैं जो एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प ही वाज़ आल्सो अ नेटवर्कर उन्होंने नेटवर्क इंडस्ट्री में कई सारी किताबें भी लिख रखी है और उनका कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड का सबसे पुराने बिज़नेसेस में से एक बहुत ही रिस्पेक्टेड मॉडल है और जिसके ज़रिए आप बहुत तेज़ी से कम समय में आगे बढ़ सकते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी ये भी एक बहुत बड़े जो इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं। इन्होंने भी बहुत सारे स्टेटमेंट दिए, काफ़ी सारी राइटर इन सबके नाम आप गूगल करेंगे, यूट्यूब में करेंगे, तो ये अपने आप में बहुत बड़े-बड़े नाम हैं। इवन कुछ ये डाटा है, कुछ रिकॉर्ड है आज नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरे बिज़नेसेस से जैसे नेशनल फुटबॉल लीग है, फुटबॉल लीग एक बहुत बड़ा जैसे आज वर्ल्ड कप आप देखते हो क्रिकेट का, वैसे ही फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप होता है। उसके अंदर आज अगर फुटबॉल लीग के अंदर देखा जाए तो 1200 करोड़ का रेवेन्यू है जो पूरे वर्ल्ड में जनरेट हुआ। 2000 ये 15-16 के कुछ आंकड़े हैं जो हमारे पास थे, है ना? और म्यूज़िक इंडस्ट्री ने उसी साल में 1500 करोड़ का व्यापार किया था। वीडियो गेमिंग ने उससे काफ़ी ज़्यादा किया था, 9100 करोड़ 9100 करोड़ उसका किया था। मूवीज़ जो आप मूवी वगैरह देखते हैं, उन्होंने 3800 करोड़ का किया था। नेशनल फूड इंडस्ट्री जो खाना वगैरह आप रेस्टोरेंट वगैरह में आप जाते हो, उसने 8000 करोड़ का किया था। लेकिन सबको पीछे छोड़ते हुए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने 2015 में 183.7 बिलियन डॉलर का बिज़नेस किया हुआ था, ग्लोबल लेवल पे। इवन अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग का 2018 में देखूँ तो 192.9 करोड़ बिलियन डॉलर्स का बिज़नेस था। इसको मतलब अगर मैं रुपीज़ में तो हम अभी कन्वर्ट नहीं कर सकते, ₹1 में 80 रुपए का 1 डॉलर होता है। 19,290 करोड़ डॉलर का बिज़नेस ये पूरे वर्ल्ड में हो चुका था। अब अगर आप इसे रुपीज़ में कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि इस धंधे से इतना ज़्यादा पैसा जनरेट हो रहा है, आज पूरे वर्ल्ड में। और अगर मैं इसे शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, तो मैं चलिए शॉर्ट में लेकर के चलता हूँ आपको। शॉर्ट मतलब एक ईज़ी वे में, शॉर्ट तो नहीं बोलूँगा, ईज़ी वे में लेकर के चलते हैं। दुनिया में पैसा कमाने के 2 रास्ते हैं। पहला तरीका ये है कि आप बकेटमैन बन जाइए, दूसरा रास्ता ये है पाइपलाइन बना लीजिए। 2 दोस्त थे, एक का नाम था पैब्लो, दूसरे का नाम था ब्रूनो। दोनों बड़े ही अच्छे दोस्त थे, बड़े कट्टर दोस्त थे, साथ-साथ नहाते-धोते, साथ में घूमते-फिरते, साथ में हर अच्छे-बुरे में एक-दूसरे का साथ देते। अचानक इनके मन में ख़्याल आया कि यार हमें ना अपने करियर को बनाने के लिए कुछ आगे स्टेप लेना चाहिए। हम उतने एजुकेटेड नहीं हैं, हम उतने नॉलेजफुल नहीं हैं, लेकिन हम मेहनत करने को तैयार हैं, मेहनती हैं। तो उन्होंने अपनी मेहनत के साथ में बाहर आगे बढ़ने की सोची। उन्होंने गाँव के किसी बड़े बुजुर्ग के पास जाकर के पूछा कि हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने उन्हें समझाया कि यार एक काम करो, अपने गाँव में ना पानी की बड़ी कमी है। आज भी आप जाके दूर-दराज के क्षेत्रों में देखोगे तो गाँवों में पानी की कमी मिलती है।
तो एक काम करो, आप पास वाली झील है, पास वाली झील से पानी लाकर यहाँ बेचना चालू कर दो। सिंपल सा काम है, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, लेकिन सिंपल सा काम है। जितनी बाल्टी पानी लाओगे उसके हिसाब से पैसा आप ले लेना लोगों से। उन्होंने कहा यार बात भी ठीक है। उन्होंने बढ़िया जा करके बाल्टियों से पानी लाना चालू कर दिया, और वो धीरे 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 करते करते उनका रोटेशन में आ गया। वो जितनी बाल्टी पानी लाते उतनी बाल्टी पानी उनका बिकता, और वो पैसे कमाने लगे। दोनों खुश हो गए कि चलो हमारे पास रोजगार आ गया है, हमारे पास एक काम आ गया है, हम 4 पैसे कमाने लगे हैं। वो अपने पैसे को थोड़ा एंजॉय करते, कभी घूमने भी चले जाते, कभी दोस्तों के साथ थोड़ा सा बैठ जाते। जितना पैसा था उसके हिसाब से, जितनी चादर थी उसके हिसाब से पैर पसारने लगे। लेकिन अचानक एक दिन पता नहीं क्या हुआ, पैब्लो कुछ दिनों के लिए बीमार पड़ गया और पैसे की काफी दिक्कत आ गई। उसके ऊपर इवन कुछ कर्जा भी हो गया। तो वो जैसे ही उसकी तबीयत ठीक हुई और वापस वो काम पे आया, वापस उसने बाल्टियां उठाना चालू किया। उसने एक दिन ब्रूनो को शाम में बिठाया और ब्रूनो को बिठा करके वो बोलता है, यार ब्रूनो, सब तो ठीक है, पैसा भी आ रहा है, काम भी चल रहा है, हमें डेली बेसिस पे मिल जाता है। लेकिन अगर मान लो किसी दिन मैं बीमार पड़ गया, अगर हम बीमार पड़ गए और हम काम नहीं कर पाए कल, तो क्या होगा? अरे ये अगर मान ले कि कल को मुझे कुछ हो जाता है, मैं बिस्तर में चला गया, तो क्या होगा? तो ब्रूनो बोलता पैसे नहीं आएंगे। लेकिन कल से क्या लेना देना तेरे को, आज की सोचना, तू काहे के लिए कल की सोचता है? भाई ऊपर वाले की मर्जी है, ऊपर वाला चाहेगा तो रह कमाएंगे, नहीं होगा तो नहीं कमाएंगे। तो पैब्लो बोलता है यार देख ऐसे नहीं होता है। मेरा तो उससे ये कहना है कि कोई ऐसा, हम इसमें कुछ ऐसा रास्ता ढूंढे कि अगर हम डिसेबल भी हो जाए, अगर हम उस तरह से काम भी ना कर पाए, हमारा शरीर हमारा साथ ना दे, तो भी हम पैसा कमाएं। ये बात उसने बोली। तो ब्रूनो ने कहा कि अरे कल वल में मैं जीना पसंद नहीं करता, मेरे से आज की बात कर, मैं तो जा रहा हूँ बाल्टियां लेकर के, सुबह से 2 चक्कर मार चुका हूँ, अभी 4-6 चक्कर और मार लूंगा, तो मेरे पास आज 4 पैसे और एक्स्ट्रा बच जाए। उसने सीधी सी बात बोली। पैब्लो ने बोला यार देख, अपन ना एक काम करते हैं, पाइपलाइन बनाते हैं, झील से एक पाइपलाइन बना करके गांव तक लेकर के आते हैं। जितनी बाल्टी पानी आएगा, जितनी बाल्टी पानी लेकर के आएंगे, जितनी बाल्टी पानी पर लेकर के आते हैं, अगर पाइपलाइन लग जाएगी तो उतनी बाल्टी पानी तो सीधे सीधे आ जाएगा, और उसके हिसाब से पैसे कमाएंगे। तो ब्रूनो ने उसमें ढेर सारी उसको कमियां बताई कि यार इतनी बड़ी पाइपलाइन कैसे बनेगी, इतना सारा हम मटेरियल कहाँ से लेके आएंगे, इतना पैसा हम कहाँ से लेके आएंगे, समय भी बहुत लगेगा, अरे मान ले टूट गई तो, और भी तरह तरह की उसने कमियां निकाल करके अपने हिसाब से उसने कहा ठीक है तेरे को जो करना है कर, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। उसने हाथ खड़े कर दिए। पैब्लो ने कहा ठीक है तुझे नहीं करना है कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो पाइपलाइन बनाऊंगा। ये बात पैब्लो के दिमाग में आ गई, और पैब्लो ने वीकेंड्स के अंदर पाइपलाइन का निर्माण करना चालू कर दिया। इसकी वजह से कुछ उसकी इनकम भी कम हुई, और खर्चे उतने ही थे। तो कई बार होता था कि उसे ना अपने खर्चों पे कंट्रोल करना पड़ता था। जहां हर दिवाली, दशहरा, हर छोटे मोटे त्योहार के अंदर भाई ब्रूनो उसे खरीदी करते दिखता था, कपड़े खरीदते दिखता था, कहीं घूमते दिखता था। भाई कभी मेला और मड़ई जो आप बोलते हैं उसमें उसे वो कुछ खरीदते दिखता था। तो वहां पर पैब्लो कभी भी ऐसा कुछ नहीं ले पाता था, बल्कि पैब्लो तो उस टाइम पे भी पाइपलाइन खरीद के ला रहा होता था और पाइपलाइन का निर्माण कर रहा होता था। पाइप खरीद के ला रहा होता था, पाइपलाइन का निर्माण कर रहा होता था। और अक्सर आसपास के लोग भी उसका मजाक उड़ाते थे। इवन कुछ लोगों ने तो ये तक बोलना चालू कर दिया, वो देखो पैब्लो द पाइपलाइन मैन। ये भी लोगों ने मजाक उड़ाना चालू कर दिया, उसे पाइपलाइन मैन बोलना चालू कर दिया। जैसे स्पाइडरमैन और बैटमैन आपने सुना होगा, वैसे पाइपलाइन मैन बोलना चालू कर दिया। अब आलम ये था, लेकिन पैब्लो अपने काम में लगा रहा। धीरे धीरे करते 6 महीने गुजर गए, फिर साल गुजर गए। कुछ समय के बाद ब्रूनो ने जो पैसा कमा रहा था उससे उसने एक गाय खरीद ली, और बढ़िया मस्त वो थोड़ा सा उस गाय का दूध वगैरह पीता, कुछ दूध बेच भी देता। थोड़ा सा आगे उसने व्यापार को बढ़ा लिया, थोड़े पैसे वो ज्यादा कमाने लग गया पैब्लो से। और पैब्लो अभी पाइपलाइन बना रहा था। साल 1.5 साल हुआ, उसने एक पोल्ट्री फार्म और खोल लिया ब्रूनो ने। अब उसके पास मुर्गियां भी थी, तो वहां से भी कुछ पैसे कमाने लगा। फिर धीरे से कुछ समय के बाद ब्रूनो ने अपना घर भी बना लिया, और यहाँ पे इसकी पाइपलाइन बन रही थी। ऐसा करते 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 4-5 साल गुजर गए। अब ब्रूनो आराम से दिन भर अपना काम करता, और शाम को जाकर मैखाने में 2 पैग लगाता था, और यहाँ पे पैब्लो अपनी पाइपलाइन बनाता था। 5-7 साल के बाद पैब्लो की पाइपलाइन बनके तैयार हो गई। और जिस दिन पाइपलाइन बनके तैयार हुई, तो ब्रूनो ने जितना पैसा 5 साल में कमाया था, उतना पैसा पैब्लो ने अगले 3 महीने में कमा लिया। सिर्फ 3 महीने के अंदर कमा लिया। उसने घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ ले लिया। और ब्रूनो तब भी बाल्टियां उठा रहा था, और बाल्टियां उठा करके ला करके उस रेट के हिसाब से पानी बेच रहा था, जिस रेट के हिसाब से पैब्लो ने बेचना चालू कर दिया। इवन रेट भी कुछ कम कर दिया उसने, कि चलिए लोग मुझसे लेने लग जाए। कुछ समय के बाद पैब्लो बीमार पड़ा, तो भी उसको पैसे आ रहे थे। लेकिन ब्रूनो बीमार पड़ा तो उसको पैसे नहीं आ रहे थे। कुछ समय के बाद पैब्लो घूमने फिरने चला गया, तब भी उसकी पाइपलाइन की वजह से उसे पैसे आ रहे थे। लेकिन ब्रूनो जब जब घूमने जाता था उस समय उसे पैसे नहीं आते थे। यहां तक कि एक समय ऐसा आया
कि पेब्लो बीमार पड़ के, भाई वो एक बुजुर्ग होकर के एक्सपायर भी हो गया, तब भी पैसे आ रहे हैं, लेकिन ब्रूनो के परिवार में आज भी कोई ना कोई बाल्टियां उठा रहा है। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? जिंदगी में पैसा कमाने के दो रास्ते हैं, या तो आप बकेट उठाइए, जितनी बकेट आप उठाएंगे उतना पैसा आप कमाएंगे, सिंपल इज दैट। दूसरा कि आप बकेट उठाने की बजाय पाइपलाइन बनाइए, जितनी बड़ी आप पाइपलाइन बनाएंगे उतना ज्यादा आपके पास ऑटोमेटिकली काम ना भी करने पर पैसा आएगा। मेरी बात अंडरस्टैंड हो रही है सब लोगों को? समझिएगा। तो पाइपलाइन का निर्माण करने का क्या तरीका है? आज की जनरेशन में, आज की दुनिया में पाइपलाइन से मतलब क्या होता है? पाइपलाइन से मतलब होता है आपका अपना नेटवर्क। या तो आप किसी नेटवर्क में जाकर के कोई छोटा मोटा काम पकड़ लीजिए, या जो भी काम आप पकड़ लीजिए, लेकिन ये तय है कि आप भी उस ब्रूनो की तरह आप उस ब्रूनो की तरह बकेट मैन की तरह ही काम करेंगे। जितने दिन तक आप काम करेंगे, जब तक आपकी दुकान खुलेगी, जब तक आप नौकरी पे जाएंगे, जब तक आपका धंधा चलेगा, मतलब जब तक आपकी फिजिकल प्रेजेंस होगी तभी तक आप पैसा कमाएंगे। जिस दिन आपकी फिजिकल प्रेजेंस खत्म हो जाएगी उस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। या दूसरा रास्ता, आप इंडस्ट्री खड़ी कीजिए, आप अपना बिजनेस खड़ा करिए, आप एक नेटवर्क तैयार कीजिए, अपनी एक पाइपलाइन बनाइए। जब आपके पास पाइपलाइन बनकर तैयार हो जाएगी, तो आज धीरू भाई अंबानी नहीं भी है तो भी आज जियो की वजह से रिलायंस बहुत ऊपर जा चुका है। आज मुकेश अंबानी अगर भाई वीकेंड पे छुट्टियां भी मनाते हैं तो भी आप जियो में रिचार्ज करवाते हैं, तो भी वो पैसा कमा रहा है। ईच एंड एवरी पर्सन जिसने अपनी पाइपलाइन बनाई, आज वो काम करे या ना करे वो सिक्योर है, उसके पास पैसा आ रहा है। और ये पाइपलाइन बनाने का मौका डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़िया कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो देती है, कि जहां पे आपको कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, लेकिन अगर आप लोगों तक इस बिजनेस को पहुंचाते हो, लोगों को ट्रेन करते जाते हो, डुप्लीकेशन करते जाते हो, तो एक समय के बाद आपका एक नेटवर्क तैयार हो जाता है। आप तब भी पैसा कमाएंगे जब आप काम करेंगे। अगर एक 4-5 साल 7 साल आपने मेहनत की, आपने टीम डुप्लीकेट कर दिया, आपने ग्रुप खड़ा कर दिया, उसके बाद अगर आप कुछ दिनों के लिए बीमार पड़ेंगे तो भी आप पैसा कमाएंगे। अगर आप हॉलीडेज पे जाएंगे, जैसे अभी हम करंट टाइम पे देख रहे हैं, हमारी पूरी सीनियरिटी भाई फॉरेन गई हुई है, वो फॉरेन में घूम रहे हैं, लेकिन हर दिन पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, हर दिन एंट्री जा रही है, वो पैसे कमा रहे हैं। अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो भी आप पैसा कमाएंगे। इवन गॉड एज ए प्लान, एक समय के बाद हर किसी को जाना है। जिस दिन आप दुनिया छोड़ करके चले जाएंगे, रुखसत हो जाएंगे, तो भी ये जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस है। आपकी अगली जनरेशन को ये बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगी और आपकी अगली जनरेशन भी पैसा कमाएगी। मतलब काम एक बार, लेकिन पाइपलाइन बना दी तो पैसा जिंदगी भर। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इसकी वजह से लोग आज नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। इसलिए आज मैं इतने सालों से लगातार नेटवर्क बना रहा हूं, क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि मेरे पास आज 22,000 सुपर लोगों का नेटवर्क है। अगर किसी वजह से मुझे कुछ हो भी जाता है, मैं काम ना भी करूं, वो 22,000 करेंगे। इवन 22,000 में 20,000 लोगों को कुछ हो गया, वो 2,000 भी काम करेंगे तो भी पैसा आएगा। इसलिए आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत तेजी से लोग इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं। दैट्स वाई आपको एमएलएम करने की जरूरत है। और कुछ बातें हैं एमएलएम को लेकर के जो मैं आप लोगों के साथ आगे डिस्कस करता हूं। एक बड़ी अच्छी है लॉजिक वाली बात, हमारे पास समय कितना है? वी हैव ओनली 24 आवर्स। इंडिया में लोगों को पैसे की वैल्यू जरूर समझती है। 10 रुपए की कीमत है, 20 रुपए की कीमत है, 100 की भी कीमत समझती है, 500 की कीमत समझती है, 2,000 की कीमत समझती है, लेकिन एक चीज जो इनसे भी ज्यादा कीमती है उसकी कीमत नहीं समझती, दैट इज टाइम। कि वी हैव ओनली 24 आवर्स इन अ डे। सिर्फ 24 घंटा है हमारे पास पूरे दिन में। इस्तेमाल करने के 3 सिंपल से तरीके हैं जो दुनिया कर रही है। पहला, वेस्ट, आप समय को वेस्ट कर दीजिए। दूसरा, ट्रेड, आप अपने समय को बेच दीजिए। तीसरा, इन्वेस्ट, अपने समय को कहीं सही जगह लगा दीजिए। वेस्ट करना मतलब आप ये देख रहे होंगे पुल के ऊपर ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं, गॉसिप कर रहे हैं। आप बैठ करके अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, 2020 के मैच देख रहे हैं। ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है, इंडिया हार गई, मैच तो मैच होता है, एंटरटेनमेंट तो हो जाएगा। बहुत सारे लोग बैठ करके अभी इस मीटिंग में होने के बावजूद भी अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम और फेसबुक की रील्स खोलकर बैठे होंगे। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे होंगे व्हाट्सएप के ऊपर। यही चल रहा होगा। ये लोग टाइम को जिंदगी भर वेस्ट करते हैं, इन्हें कभी नहीं पता होता कि इनका दिन कब निकल गया। इंटरनेट ने, टेक्नोलॉजी ने एक बड़ा अच्छा काम कर दिया है आज के हमारे बेरोजगारों के लिए। उन्हें इस बात का एहसास होना ही बंद हो गया है कि वो बेरोजगार हैं, क्योंकि पूरा दिन मोबाइल पर बैठकर टाइम पास करते हुए कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, कि हमारे 5 साल निकल गए, लाइफ के गोल्डन पीरियड्स निकल गए और टाइम वेस्ट कर दिया हम। दूसरा तरीका होता है ट्रेड करने का, जो अपने समय को बेचते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब तक वो काम करेंगे तभी तक उन्हें पैसा आने वाला है। जिस दिन वो काम करना बंद कर देंगे उस दिन पैसा नहीं आने वाला है। लेकिन क्या कर ले, वो तुरंत का फायदा जो होता है ना, वो तुरंत का फायदा लोगों को मजबूर कर देता है अपना समय बेचने के। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी है जो पूरी दुनिया पे राज कर रही है,
वो 3 से 5% लोग या वो 1 से 2% लोग जिनके पास आज दुनिया का 95-99% पैसा है, जो अपने टाइम को ना ही वेस्ट करते हैं, ना ही ट्रेड करते हैं, बल्कि अपने समय को इन्वेस्ट करते हैं। इनका तरीका क्या होता है? इनको एक चीज पता है, पहली बात तो टाइम इज मनी। इनको पता है 20 साल की उम्र में करियर शुरू होगा, 60 साल की उम्र में खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 ईयर्स है सिर्फ वर्किंग करने के लिए। इन 40 सालों के अंदर हम सोचते हैं कि यार हमारे पास अपना लाइफ एंजॉय करने के लिए टाइम हो, हमारे पास लग्जरी लाइफस्टाइल हो, हमारे पास एक फैमिली सिक्योरिटी की कल को कुछ हो जाए तो हमारे बच्चों को कहीं पे दर-दर ना भटकना पड़े। लेकिन वो पलट कर जब 40 साल बाद देते हैं तो इसमें से कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। ना उनके पास अपना टाइम एंजॉय करने के लिए होता है, ना ही उनके पास लग्जरियस लाइफस्टाइल होती है और ना ही वो अपनी फैमिली को सिक्योर कर पाते हैं। लेकिन यदि आप डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बनते हैं, तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो आपको आगे लेकर के जाती है कि एक बार आपने नेटवर्क बनाया, तो आपका बिज़नेस लगातार बढ़ते चला जाता है। अब इसमें इस पाइपलाइन वाली इंडस्ट्री में या यूँ बोल सकते हैं कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में हम एमवाइल को ही क्यों चूज़ करते हैं? देयर आर सो मेनी कंपनीज़ आज इंडिया में कंपनियों की कमी है नहीं, तो एमवाइल ही क्यों? ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं पहले कुछ एक चीज़ों को लेकर आपसे बात करूँगा, कि क्या अचीवमेंट है और क्या चीज़ें हैं एमवाइल के लिए, जिस वजह से एमवाइल एक अच्छी ऑर्गनाइज़ेशन है और फिर हमने क्यों एमवाइल चूज़ किया, मैं उस पे भी बात करूँगा। आज ये डाटा पुराना है, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये जनवरी का डाटा है। उसके बाद से काफ़ी चीज़ अपग्रेड हो चुकी है। उस समय तक ऑर्गनाइज़ेशन में 250 से ज़्यादा लोग थे जो ऑलरेडी कार ले चुके थे। आज ऑर्गनाइज़ेशन के पास आई थिंक 142 से भी प्लस फ्रैंचाइज़ीज़ हैं। जो उस समय का आंकड़ा है 125 के समथिंग उस समय फ्रैंचाइज़ीज़ थी। मतलब आज इंडिया लेवल पे एक बहुत बड़ी फ्रैंचाइज़ी शॉपी ऑलरेडी एमवाइल की है, 125 से भी ज़्यादा। कुछ आंकड़ा मैंने अपडेट किया है जो मुझे पता था। 7 लाख से भी प्लस सैटिस्फाइड कस्टमर अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड, मतलब पूरी दुनिया में 7 लाख से भी ज्यादा लोग हैं जो सैटिस्फाइड कस्टमर हैं एमवाईएल के, जो एमवाईएल के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1300 से ज्यादा लोग हैं, सॉरी 1300 से ज्यादा पे आउट ऑलरेडी कंपनी बांट चुकी है। क्योंकि कई लोग भाई ईयरली पेमेंट देते हैं, कई लोग मंथली पेमेंट देते हैं, कई लोग वीकली पेमेंट देते हैं, बट एमवाइल का सिस्टम बहुत एडवांस है, वो डेली पेमेंट देती है। तो 1300 से ज्यादा बार 5 साल का अगर आप उठाकर देखेंगे तो 300 दिनों के अकॉर्डिंग भी देखूं तो 5 6 का 30, लगभग लगभग अगर मैं नन संडे सही संडे वीकेंड्स और हॉलीडे से सारे निकाल दें तो 1300 से ज्यादा पे आउट ऑलरेडी कंपनी डेली डिस्ट्रीब्यूशन में बांट चुकी है। मतलब हर दिन इतना पेमेंट कम से कम कंपनी ट्रांसफर करती है, डेली के पेमेंट ट्रांसफर करती है। सिक्योर प्लान है क्योंकि कोई ज्वाइनिंग नहीं है, पे आउट बहुत ज्यादा है, कैपिंग नहीं है, कोई भी कैरी फॉरवर्ड आपका बराबर बना रहता है और जीएसटी बिल आपका बराबर दिया जाता है, टीडीएस। ये चीजें थोड़ा सा आगे आपको समझ में आएगी। कंपनी लगातार अपने आप को अपग्रेड कर रही है। 2 प्रोडक्ट के साथ उसने शुरुआत की थी, लेकिन आज कंपनी के पास 60 से प्लस प्रोडक्ट की रेंज है। और सबसे अच्छी बात कि जो भी प्रोडक्ट आपको दिया जाता है, उसके अंदर भूसा भर के नहीं दिया जाता। हर प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। राइटली एक रिजल्ट ओरिएंटेड क्वालिटी प्रोडक्ट विद राइट प्राइस। और हर प्रोडक्ट का पेटेंट कंपनी के पास है, मतलब वो प्रोडक्ट पर्टिकुलर कंपनी ही बेच सकती है और कोई नहीं देगा, उसके लिए पेटेंट कंपनी ने लेके रखा हुआ है। पैन इंडिया कुरियर सर्विस है, पूरे इंडिया में जहां-जहां कुरियर फैसिलिटीज अवेलेबल है, हर उस जगह पे आपको कंपनी होम डिलीवरी करने को तैयार है। टोल फ्री व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे कस्टमर सपोर्ट आप ले सकते हो। व्हाट्सएप की सर्विस भी कंपनी ने दी हुई है। आज की डेट में व्हाट्सएप का जमाना है, आपको किस तरह की समस्या होती है, यू कैन व्हाट्सएप, आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन पे एजुकेशन भी दिया हुआ है कंपनी ने, वोकेशनल ट्रेनिंग के रूप में, कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप साथ में एजुकेशन भी ले सकते हैं। सारा का सारा सॉफ्टवेयर कंपनी की एडब्ल्यूएस सॉफ्टवेयर बैक्ड सर्वर पे चलते हैं। एडब्ल्यूएस का मतलब होता है अमेज़न वेब सर्विसेज, जो आज की डेट में सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसी पे सारा का सारा वेबसाइट कंपनी होस्ट करवाती है। 40 से प्लस बैकएंड स्टाफ है जो ऑलरेडी कंपनी के ऑफिस में बैठ करके सारा काम संभालता है। और सारी की सारी सर्विसेज की क्वालिटी जो है कंपनी यूएसए बेस्ड की हुई, यानी अमेरिकन बेस्ड की हुई है। कंपनी 2025 का एक बहुत बड़ा विजन लेकर के चल रही है कि उस समय तक कंपनी बिजनेस को उतने बड़े लेवल पर लेकर चली जाएगी कि कंपनी के अंदर आपको ज्वाइनिंग के लिए कोई टेस्ट पास करना होगा, देयर आफ्टर उसकी आपके बाद आपकी ज्वाइनिंग मानी जाएगी। अदरवाइज आप कंपनी के प्रोडक्ट्स तो ले सकते हैं, लेकिन आपको बिजनेस के लिए कंपनी अलाउ नहीं करेगी। ये कंपनी विजन लेकर के चल रही है 25 का, बहुत ही जबरदस्त। इसके अलावा कंपनी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी काम करती है, मेटा लॉन्च के ऊपर भी काम कर रही है। मर्जर है, काफी कंपनीज है जिन्होंने ऑलरेडी एमवाइल के साथ मर्ज किया हुआ है। आज एमवाइल बहुत ही मतलब ये बोल सकते हैं यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर लगातार पूरे इंडिया से लोग मर्ज होते चले जा रहे हैं। मतलब वो देख रहे हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है, हमारे पास भले ही कितना अच्छा सिस्टम हो, भले ही कितनी बड़ी लीडरशिप हो, हमें एमवाइल का साथ लेना पड़ेगा। तो ये कुछ कंपनीज के नाम है जिन कंपनीज ने ऑलरेडी एमवाइल के साथ मर्जिंग की हुई है। और आज से लगभग 10-12 महीने पहले डेस्टिनी क्रैकर ग्रुप, जो आज इंडिया का सबसे बड़ा लीडरशिप वाला ग्रुप है,
जिसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है, जिसमें लीडरशिप बहुत ज्यादा है, जिसके पास लीडर्स की जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा है, अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा है, वो सारे लोगों ने भी इसके अंदर मर्जर किया, हम सब इसमें मिलकर के शुरुआत किए। और एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर भी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी काम कर रही है। मतलब आप इसके अंदर सिर्फ नेटवर्किंग ही नहीं, चाहे तो एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। वो क्या होती है उसके लिए हम पर्सनली बात करेंगे। बाकी ज्यादातर लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग पता होगी कि आप किसी लिंक के थ्रू भी अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हो रेफर करके, ठीक है। लेकिन हम एमवाइल के अंदर क्यों शुरू किए हुए हैं, वाई, मैं उस पर सबसे ज्यादा बात करना चाहूंगा। सबसे पहली जो एमवाइल का फायदा होता है, जिस वजह से मुझे एमवाइल पसंद है, जस्ट अ मिनट। एमवाइल इतना प्यारा सिस्टम है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जीरो होता है। आपका अगर 10 रुपए भी लिया गया है, उसके बदले वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स आपको दिए जाते हैं, इसलिए रिस्क आपका जीरो होता है। किसी भी तरह का कोई रिस्क है नहीं, जहां कुछ लगाया नहीं हुआ, रिस्क क्या है, आप समय लगा रहे हैं खाली, बाकी पैसा तो जो लगा उसके बदले वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल गए। और फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बिकॉज टुडे इज द एरा ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट और सबसे ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और उसमें भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज सबसे बड़ा अगर रेवेन्यू कोई मतलब प्रोडक्ट जनरेट करके दे रहा है तो वेलनेस प्रोडक्ट जनरेट करके दे रहे हैं। और वेलनेस प्रोडक्ट्स ही एमवाइल का बेस है। मतलब हमारे पास मार्केट बहुत बड़ी है। दूसरी बात, अगर मैं आगे चलूं, तो एमवाइल की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये कि सारे के सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है ना। मतलब कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं सर, अगर मान लीजिए कि हमने एमवाइल का प्रोडक्ट लिया हुआ है, यूज किया, और अगर कोई साइड इफेक्ट हो गया, तो देखो साइड इफेक्ट जो होता है ना, वो एलोपैथिक में होता है। अगर आप आयुर्वेदा में जाओगे तो किस तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसको मैं थोड़ा सा और अंदर लेकर चलता हूँ। अगर आप अनार का या फिर मौसम्बी का जूस पी रहे हो, तो दो चीजें होगी, या तो वो आपको फायदा करेगा या तो फायदा नहीं करेगा। लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं है कि यार मैंने ना सुबह अनार का जूस पिया था और मैं बीमार पड़ गया, बिकॉज टोटली ऑर्गेनिक होता है वो। तो कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक है, जो टोटली ऑर्गेनिक तरीके से ही बनाए गए हैं। किसी भी तरह का कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं है, इसलिए किसी भी प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो राइटली प्राइस नहीं, जेन्युइन प्राइस है। ना ही प्रोडक्ट बहुत सस्ता है, ना ही प्रोडक्ट बहुत महंगा है, रीजनेबल है। जैसी क्वालिटी है उसके हिसाब से उसका प्राइस बनाएगा। इफेक्टिव प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलता है। अभी तक हमने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, करवाए हैं, आप में से ज्यादातर लोग अभी ऑलरेडी एमआईएल के प्रोडक्ट यूज करते होंगे। हर प्रोडक्ट का रिजल्ट है, जीरो लायबिलिटी है। आपका कभी भी किसी के साथ रिलेशन खराब नहीं होता, क्योंकि ज्वाइनिंग फीस होती ही नहीं है, आपने जुड़ने का पैसा लिया नहीं है, आपने वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दिया हुआ है। जो भी पैसा आपने लिया उस पैसे के एवज में आपने प्रोडक्ट दे दिया। सामने वाला प्रोडक्ट का इस्तेमाल करे, वो खुश है। अगर वो बिजनेस करना चाहे तो वो समय देगा, लेकिन लाइबिलिटी आपकी जीरो नहीं है। मतलब अगर व्यक्ति काम करता है तो पैसा जरूर कमाएगा, लेकिन नहीं भी करता है तो उसे ऐसा नहीं लगेगा कि ठगा गया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जीरो था, प्रोडक्ट का पैसा लगा हुआ था। दायरा बहुत बड़ा है आपका, मार्केट बहुत बड़ा है। इंडिया के अंदर 5 इयर्स से लेकर के अगर 95 इयर्स तक का कोई भी व्यक्ति है तो वो आपका कस्टमर है। आप उस व्यक्ति तक चाहे तो आप वेलनेस प्रोग्राम के प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, कॉस्मेटिक और न्यूट्रिशन दे सकते हैं, आप उसे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट दे सकते हैं, होम केयर दे सकते हैं। अगर वो स्टूडेंट है तो आप वोकेशनल ट्रेनिंग के रूप में उसे एजुकेशन दे सकते हैं। तो हर व्यक्ति आपका कस्टमर है, एक 5 साल के बच्चे से लेकर 95 साल तक का बुजुर्ग भी। इससे आपकी जो मार्केट है बहुत बड़ी हो जाती है। मतलब यदि मैं बिलो 5 इयर्स और कुछ प्रेग्नेंट लेडीज को छोड़ दूं, इंडिया की आबादी 145 करोड़ है, तो ऐसे कि नहीं 10-20 करोड़ लोगों को छोड़ दूं तो बाकी पूरा 125-130 करोड़ लोगों का जो मार्केट है वो आपके लिए खुला पड़ा हुआ है। वहां आप इजीली बिजनेस कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, हर प्रोडक्ट का पक्का बिल काटा जाता है। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो आपको दिया जा रहा है लेकिन उसका पक्का बिल नहीं दिया जाता। पक्का बिल दिया था, जीएसटी और टीडीएस कंपनी समय समय भर जाती है। किस तरह की टैक्स चोरी नहीं है, कल को आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। सारे टैक्सेस कंपनी बराबर टाइम से पेड करती चली जाती है। इनकम के बहुत सारे तरीके हैं, मल्टीपल इनकम सोर्सेस है। कंपनी का जो प्लान है वो आपको बहुत सपोर्ट करता है। आप चाहें तो यहाँ पर किसी को ज्वाइन नहीं कराना चाहते, खाली आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो आप रिटेल कर सकते हैं। यू कैन रिटेल, आपको डायरेक्ट प्रॉफिट मिलेगा। प्लान में जो आपने डायरेक्ट प्रॉफिट वाली बात समझी थी, दैट इज रिटेल, आप वो कर सकते हैं। कंपनी के अंदर कैशबैक भी एक तरीका होता है आपका पैसा कमाने का। लॉयल्टी बोनस के ऊपर अभी हमारे लॉयल्टी प्रोग्राम में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सारे लोग पैसा कमा सकते हैं कि 6 महीने तक आपने जितना भी सामान लिया है उसका जो मंथली एवरेज जाता है उतने का सामान आपको 7वें महीने फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी दे देती है। मुझे भी बड़ी खुशी होती है ये देख करके कि हर छोटा बड़ा सीनियर आज यहाँ पर अपने एक एवरेज इनकम में, जो एवरेज जितना भी वो महीने का प्रोडक्ट लेता है उसका एवरेज में 7वें महीने वो पैसा कमा लेता है। और सबसे बड़ी जो क्वालिटी है जिसे कई बार लोग कमी बता करके शो करते हैं, दैट इज रीपर्चेस्ड। कि प्रोडक्ट सारे के सारे डेली यूज के हैं, रेगुलर यूज के हैं, और इसी वजह से रीपर्चेसेबल है।
मतलब कोई भी प्रोडक्ट है जो आप ले रहे हो वो बार बार इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जिसको आपने एक बार अपना ग्राहक बनाया है, जिस व्यक्ति के पास एक बार प्रोडक्ट आप लेकर के गए हो, वो बार बार आपसे प्रोडक्ट्स लेगा। क्यों? क्योंकि उसके घर में फेस वॉश है, वो आज निकल खत्म होगा। उसके घर में सोप है, आज निकल खत्म होगा। अगर वो एमवाइल 45 यूज कर रहा है न्यूट्रिशन पे, उसे अगर फायदा मिल रहा है तो वो रेगुलर यूज करेगा। तो आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसके लिए अगर आपने एक बार अपना मार्केट तैयार कर लिया, तो आप उसी मार्केट के अंदर रीपर्चेसिंग करके भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। फ्रीक्वेंटली परचेसिंग प्रोडक्ट्स हैं, डेली यूज वाले। दूसरी बात, किसी भी कंपनी के अंदर या उस कंपनी से जुड़े हुए लोगों के लिए रिटेलिंग जो है बहुत बड़ी ताकत होती है। नेटवर्किंग और नेटवर्कर दोनों ही लोगों के लिए ये चीज भी बहुत ज्यादा फायदा करती है। क्यों? क्योंकि आपको नए नए ग्राहक ढूंढने बार बार नहीं जाना पड़ता। बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपने अपने आसपास किसी किराने वाले को देखा होगा, वो एक छोटी सी किराना की दुकान खोल के बैठा है, 50 100 200 उसके पास कस्टमर है, लेकिन उन्हीं कस्टमर्स के दम पे उसने अपना घर भी बना लिया, उसने गाड़ी भी खरीद ली, उसमें वो अपने बच्चों को पढ़ा भी रहा है। क्यों? क्योंकि वही ग्राहक हैं जो बार बार उससे हर महीने का सामान लेकर के जाते हैं। आप भी लेते होंगे। आपका दूध वाला फिक्स होगा, वो एक ही घर में डेली जाकर के दूध बेचता है, उतने के दम पे वो अच्छा पैसा कमा ले रहा है। अगर आपने अपने आसपास कोई सैलून चलते देखा होगा, हेयर सैलून, तो आप बार बार वहां बियर्ड सेट करवाने जाते हो, आप अपने बाल कटवाने जाते हो, आप अपने पार्लर के अंदर फेशियल करवाने जाते हो, वो रीपर्चेस के दम पे पैसा कमा रहा है। मतलब रीपर्चेसिंग एक ऐसी ताकत है। इवन अगर मैं भारत सरकार की भी बात करूं, तो भारत सरकार भी एक बार टैक्स लेके पैसा नहीं कमाती है आपसे। हर साल आपसे टैक्स लेती है, हर महीने आपसे टैक्स लेती है। इवन जितने बार आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, हर प्रोडक्ट पे टैक्स लेती है। इसलिए जिस तेजी से उनकी जो खर्चे हो रहे हैं, उसी तरीके से उनके पास इनकम भी हो रही है। यहां से आपका क्या होता है, बिजनेस परमानेंट होने लग जाता है। मतलब कि डेली कुआं खोद के डेली पानी नहीं पीना है, बल्कि एक बार कुआं खोद करके आप उससे बार बार पानी निकाल सकते हो। इसकी वजह से आज एमवाइल सबसे बेस्ट सिस्टम है, हमने इसका चुनाव किया हुआ है। और अगर मैं न्यूट्रिशन और वेलनेस पे जाऊं, तो मैं उसके हिसाब से आपसे कुछ डाटा शेयर करना चाहूंगा कि डायबिटीज, हार्ट डिसीज, ब्लड प्रेशर, जो आज इंडिया में आप हर दूसरे या हर परिवार में आपको कोई ना कोई दिखता होगा। तो कुछ आंकड़े हैं कि 2021 में पूरी दुनिया में लगभग 537 मिलियन लोग थे जिन्हें डायबिटीज हो चुकी थी। और ये वो लोगों की मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने अपना टेस्ट करवाया है, जो अवेयर है, जिन्हें पता है। भाई ऐसे लोगों के तो हमारे पास आंकड़े ही नहीं है जिन्होंने कभी अपना टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन उन्हें शुगर की ऑलरेडी बीमारी है। 537 मिलियन लोग। और 2030 तक ये जो लोगों का आंकड़ा है, ये 643 मिलियन तक चला जाएगा, 643 मिलियन। 2045 तक ये चला जाएगा 783 मिलियन। इतना बढ़ने का अनुमान है। यहां तक कि मतलब 4 में से 3 वयस्क, निम्न और मध्यम आय वाले दे, और ये जो जितने लोग आंकड़ा दे रहे हैं, 4 में से 3 लोग ऐसे हैं जो बहुत ही छोटे होते किसी देश में, या बहुत ही मतलब ये बोल सकते हैं कि गरीब देश में या फिर विकासशील देश में रहते हैं। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख लोग होते हैं। उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब ये जो आंकड़ा मैं आपको 537 मिलियन का बोल रहा था, इसको मैं अगर अपनी भाषा में बात करूं, तो 53 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं जो ऑलरेडी 2021 तक में ही डायबिटीज का शिकार हो चुके थे। और ये डाटा इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने दिया हुआ है। 2017 में राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के अनुसार 8 में से 1 भारतीय व्यक्ति ऐसा होता है। अगर मैं इंडिया की बात कर रहे हैं हम, तो इंडिया में एक व्यक्ति ऐसा है जिसको बहुत ही हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। यानी कि 207 मिलियंस, भारत की आबादी के हिसाब से देखा जाए 2017 के अकॉर्डिंग, तो 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं जिन्हें ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिसमें 11 करोड़ पुरुष हैं और लगभग 9.5 करोड़ महिलाएं हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का आंकड़ा है ये। मतलब आज की डेट में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी डेथ सिर्फ और सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो रही है। और आज की डेट में हाई ब्लड प्रेशर वालों में सिर्फ बुजुर्ग ही इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि 21 साल की उम्र से लेकर के 30 साल की उम्र के भी लोग शामिल हैं। ये भी आलम आज की डेट में हो रहा है। ये भी आंकड़े हैं। अगर हम इसके हिसाब से चले हम, तो जितने भी आंकड़े आपने सुने, या जितने भी आंकड़े आपने यहाँ पर देखे, इन आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें, तो बहुत तेजी से ये सारे मतलब बीमारियां जो है इंडिया के अंदर बढ़ रही है। अगर मैं और आगे की बीमारी की बात करूं, हार्ट अटैक, तो भारत में कहते हैं कि हार्ट अटैक की वजह से 1990 में 2.5 करोड़, सॉरी 2.26, लगभग 22.5 लाख से भी ज्यादा लोग थे जिनकी मौतें हुई थी। 2020 में अराउंड 40 लाख से ज्यादा लोग हैं, 4.77 लाख, मतलब लगभग 47 लाख लोग ऐसे हैं जिन लोगों की भाई हार्ट प्रॉब्लम की वजह से बीमारी से मृत्यु हुई है। बहुत तेजी से नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का ये आंकड़ा है, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा सबसे ज्यादा मतलब इन प्रदेशों से लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। इवन
इंडिया के अंदर पॉल्यूशन, अभी आप देख रहे होगे, अगर आपने न्यूज देखा होगा तो दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आज लगातार पॉल्यूशन की। पीक्यूआई जहां पे बढ़ जाता है, पॉल्यूशन जो पॉल्यूशन का इंडेक्स है वो जैसे जैसे बढ़ते चला जाता है, उसकी वजह से नाइट्राइट, जो नाइट्रेट का प्रदूषण है वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है। 2000 से 2018 के बीच में इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। अगर इसके आगे हम और चले, कैंसर की लेकर हम बात करें, तो कैंसर के केसेस में 2020 में 13 लाख लोग थे जिन्हें ऑलरेडी कैंसर हो चुका था, और 15 लाख से ज्यादा लोग हैं जिन्हें के बारे में रिपोर्ट बोलती है कि इतने लोगों का कैंसर का इलाज चल रहा होगा इंडिया में। आईसीएमआर की रिपोर्ट है, ठीक है। और इतने तरह के कैंसर लोग होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, सर्विकल, गैस्ट्रिक, लंग्स में आपके फेफड़ों में कैंसर हो जाता है, प्रोस्टेट हो जाता है, ब्लैडर में कैंसर हो जाता है, बहुत सारी तरीके से हो रहा है। ये इतनी ज्यादा, मतलब आज की डेट में अगर मैं वेलनेस प्रोग्राम के हिसाब से बात करूं तो ये बहुत बड़ी मार्केट है आज इंडिया, जहां पर लोगों को ढेर सारी बीमारियां हो रही हैं। यार बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराने से बेटर है कि हम न्यूट्रिशन लोगों तक पहुंचाएं और हम न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करें, बीमारी नहीं हो। और इसमें एमवाइल के साथ एक और खासियत है, आज अगर आप वर्ल्ड की ज्यादातर जो कंपनियां जो टॉप 10 में आती हैं, 2018 के आंकड़े हैं, अभी तो कई सारी कंपनियों के नाम इसमें चेंज हो चुके हैं, लेकिन एक चीज सिमिलर है आज भी। उस जमाने में भी वर्ल्ड की जो सबसे जो ये बोल सकते हैं कि अमीर कंपनी थी एप्पल, वो एक आईटी कंपनी थी। सेकंड नंबर पे अमेजॉन थी, ई कॉमर्स कंपनी थी। माइक्रोसॉफ्ट एक आईटी कंपनी, गूगल अल्फाबेट, दैट इज ऑल्सो आईटी कंपनी। ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो 10 में से 6 कंपनियां टेक्निकल हैं और बाकी की कंपनियां ई कॉमर्स के ऊपर काम करती हैं। एंड वी आर लकी कि अगर इस चीज को एमवाईएल के साथ जोड़ करके देखें तो एमवाईएल का जो पूरा बैकग्राउंड है 15 ईयर्स का, वो पूरा आईटी बैकग्राउंड है, और 5 साल से ई कॉमर्स के अंदर न्यूट्रिशन लोगों को प्रोवाइड कर रही है, वेलनेस के साथ काम कर रही है। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा गौर करने की बात है, जिसमें से एमवाईएल बेस्ट है। अब इसमें हमने एमवाईएल के साथ अभी से काम शुरू कर क्या फायदा है, मैं उस पर भी थोड़ा सा बात करता हूँ आपसे। देखिए, आप कोई भी एजुकेशन कर लीजिए, आप कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, या किसी भी तरह का आपने एजुकेशन लिया हुआ है, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है ना, यानी कि जिसको आप नॉर्मल सी भाषा में अप्रेंटिस की ट्रेनिंग बोलते हैं, जब तक वो कंप्लीट नहीं होती है ना, तब तक कि आपके पास कोई भी एजुकेशन आप ले लीजिए, किसी भी काम का नहीं होता है वो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। यकीन मानिए, खासकर आज के कॉम्पिटिशन के टाइम पे। तो आज जब आप एमवाइल के साथ जुड़ते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़ते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग का जो इंडस्ट्री है, ये जो आपके अप्लायंस होती हैं, जो आपके सीनियर्स होते हैं, और जो आपके साथ रेगुलरली फील्ड पे काम होता है, वो आपको प्रैक्टिकली फील्ड का एक्सपीरियंस करवाती है। और एमवाइल का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी के साथ आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में जाकर के आप ब्रश, जीवी तेल, कंघी, मंजन, पाउडर ये सब नहीं ले सकते। बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, कई बार लोग इसे गलत वे में ले जाते हैं। देयर आर सो मेनी कंपनीज जो आज हर किराना दुकान के अंदर आपको इस तरह की चीजें दे देगी। या हो सकता है कि अगर आप वेलनेस प्रोग्राम में जाएंगे तो ढेर सारे हॉस्पिटल्स भी हैं, ढेर सारे मेडिकल स्टोर्स भी हैं, वहां से कुछ ना कुछ दवाइयां ले सकते हैं। लेकिन क्या वो मेडिकल स्टोर, क्या वो पर्सनल केयर का प्रोडक्ट, क्या वो किराना दुकान वाला आपको पैसा कमाने का भी मौका देता है? जवाब है नहीं। लेकिन अगर आप एमवाइल 45 न्यूट्रिशन ले रहे हो तो साथ में पैसा कमाने का भी मौका है। अगर आप यहाँ पर सीबकथॉर्न का टूथपेस्ट भी ले रहे हो, तो क्या वो मार्केट में मिलने वाले टूथपेस्ट में पैसा है? नमक हो सकता है, पेस्ट पैसा नहीं होगा, लेकिन सीबकथॉर्न के जो टूथपेस्ट है उसमें आपको पैसा भी मिलेगा। ये एक सबसे बड़ा फायदा हो जाता है। दैट्स वाई आज एमवाइल एक बेटर सिस्टम है कि जहां पे प्रैक्टिकली आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है, सिखाया भी जाता है, आपके स्किल्स को, आपके नॉलेज को, आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज किया जाता है, आपकी वीकनेस को निकाला जाता है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है। और यहाँ पूरी सीनियर्स भी आपको बैकअप दे करके, चाहे रिवार्ड के रूप में आप बोल लीजिए, चाहे इंसेंटिव के रूप में बोल लीजिए, हर तरह से आपको आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। फिर कई बार हमारे मन में आता है कि सर वो ना आज 5 साल पहले हमने शायद शुरू कर दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। हमने सुना है कि जब कोई चीज नई नहीं चालू होती तब चालू कर लेना चाहिए। देखिए, 5 साल पहले शुरू करना, वाकई आप सही सोच रहे हो, उस समय शुरू करते तो आज आप और ज्यादा टॉप लेवल पे होते, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अभी नहीं। जैसे 5 साल पहले का टाइम एक बहुत अच्छा था, वैसे आज भी एक सबसे बेस्ट टाइम है। क्यों? उस पर अगर मैं बात करूं तो बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। थोड़ा सा मैं आज लेकर चलता हूं आपको। पहली बात ये, क्या आज से 5 साल पहले जब किसी को भी हेल्थ को लेकर के बात किया था तो लोग इतना अवेयर थे? जवाब है नहीं। क्यों? क्यों नहीं थे इतना अवेयर? अवेयर ना होने की क्या वजह थी? अवेयर ना होने की सिंपल सी एक वजह थी कि भाई कोविड ने लोगों को कभी नहीं डराया था, लेकिन जब 2020 में कोरोना का समय आया तो ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर इतना डर बैठ गया कि उसके बाद से लोग अपनी हेल्थ के लिए अवेयर हो गए। उसके पहले लोग हेल्थ के लिए इतना अवेयर नहीं थे। पहले लोग बीमार पड़ते थे तो इतनी जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, लेकिन आज लोग जाते हैं। तो जैसे आज से 5 साल पहले सिर्फ बिजनेस की बात थी, तो आज वेलनेस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज हर व्यक्ति अपनी हेल्थ के लिए भागना चाह रहा है। दूसरी बात, 2020 के पहले इतनी बेरोजगारी पूरी दुनिया में नहीं थी जितनी आज है। 2020 के पहले महंगाई इतनी नहीं थी पूरी दुनिया में जितनी आज है। और ये सारी चीजें क्या करती है? आपको सपोर्ट करती है। आगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं वापस लेके चलता हूँ आप लोगों को जहां हम बात कर रहे थे।
कि 5 साल पहले अगर शुरू करना बहुत अच्छा था तो सबसे बेस्ट टाइम आज 2022 इट इज द गोल्डन पीरियड, इज द बेस्ट टाइम टू डू MYL सिस्टम। क्यों? मैं और थोड़ा सा आगे लेकर के चलता हूं आप लोगों को। क्योंकि जो MYL का प्लान है ना वो बहुत परफेक्ट है। इतना बेहतरीन प्लान, मैं इतना ब्यूटीफुल प्लान मैंने आज तक इंडिया में नहीं देखा। देयर आर सो मेनी कंपनीज जो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन प्लान में इतनी सटीकता, इतना बढ़िया नहीं होता है। किसी भी कंपनी के पास आपको परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। ज्यादातर कंपनियां तो हवा बेचने में लगी हुई, ठीक है, होता अंदर कुछ नहीं है, भूसा भर के दे देते हैं, एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट्स दे देते हैं। लेकिन MYL के हर प्रोडक्ट को बहुत परफेक्शन के साथ बनाया हुआ है। और कैप्टन की अगर बात करूं, यानी कि MYL के MD सर की बात करूं, बेदी सर की बात करूं, तो ही इज द, मतलब पर्सनैलिटी में क्या बात कर लूं उनके लिए, शब्द अक्सर कम पड़ जाते हैं जब भी हम उनके लिए बात करते हैं। क्रिएटिव, इनोवेटिव, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, हर चीज में आगे बढ़ने की बात, कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात, 0% ईगो, बहुत ही शानदार। और ऐसा ही कैप्टन इस जहाज को पार लगा सकता है। लीडरशिप, डेस्टिनी क्रैकर की लीडरशिप आज इंडिया की सबसे बड़ी लीडरशिप है। संजय धीमान सर, TS धीमान सर, प्रमोद सर, रविंद्र रघुवंशी सर, राहुल कुमार सर, अंजू धीमान मैडम, एक तरफ से इतनी बड़ी लीडरशिप की फौज आपके पीछे बैकअप में खड़ी हुई है कि आपने अगर सिर्फ इस लीडरशिप के साथ नाता जोड़ लिया, कहते हैं ना संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जावत है, अगर आपने सिर्फ इनकी संगत कर ली तो आप सिर्फ इनकी संगत संगत से पैसा कमा जाएंगे। और टेक्निकली तो 15 साल से लोग ऑलरेडी MYL का लोहा मानते हैं। टेक्निकली कंपनी बहुत ज्यादा साउंड है। आप एक व्हाट्सएप के एक छोटे से मैसेज के ऊपर अपनी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। टिकट वैल्यू बहुत ही अच्छी है। हर तरह का व्यक्ति, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मिडिल क्लास से है, चाहे वो हाई क्लास से है, चाहे वो लाखों रुपए इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू करना चाहता है तो फ्रेंचाइजी ले सकता है। और अगर उसके पास बहुत ही कम पैसा है तो छोटे से अमाउंट के साथ वो कोई एक छोटा मोटा प्रोडक्ट लेकर के बिजनेस चालू कर सकता है। क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है। सेल्फ बिलीव, कंपनी ने आज तक सारा काम बहुत ही ऑनेस्टी, कमिटमेंट के साथ किया हुआ है। हर चीज में ईमानदार रही है, जो बोला वो पूरा किया है। अगर कहा है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर रहेगी, रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो दिया है। उन्होंने कहा कि पक्का बिल मिलेगा तो दिया है। उन्होंने कहा होम डिलीवरी तो उन्होंने दी है। हर तरह की चीज, उन्होंने कहा लॉयल्टी बोनस तो मिला है। कंपनी ने जितनी चीजें बोली है, हर तरह की चीजों बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही कमिटमेंट के साथ वर्किंग की है। अभी रिसेंटली कंपनी ने कुछ ऑफर्स निकाले हुए थे जिसमें उन्होंने रैंडमली लोगों से बोला था कि वो 5 स्टार होटल के अंदर लोगों को टूर देंगे। तो मैंने खुद अपने सामने, आंखों के सामने, हम सब ने इंस्टाग्राम के ऊपर, भाई बेदी सर ने सामने से रैंडमली चूज करके 3 लोगों को के नाम निकाले हुए थे। इतनी ऑनेस्टी मैंने, इतनी जो ट्रांसपेरेंसी है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं देखी जितनी MYL के अंदर है। और रिलेशनल से कंपनी हर जगह पे अपने टीम के साथ, अपने नेटवर्क के साथ, इवन अपनी लीडरशिप के साथ रिलेशन बना करके रखती है। और आज इंडिया में ये बिजनेस बढ़ेगा क्यों? उसके 5 मेन फैक्टर है जिसपे मैं भाई शुरू से बात करते चला रहा हूँ। हम एंडिंग की तरफ चल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट से 7 मिनट का सेशन हमारा और बचा हुआ है। आज वर्ल्ड की और इंडिया की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? हेल्थ। ये अपने आप में बहुत बड़ी जरूरत है। आज इंडिया के लोग अनहेल्दी हैं। वो टाइम गया जब व्यक्ति गांव की रोटी खाकर, गांव की मिट्टी में रहकर बहुत आगे तक जीता था और बीमार नहीं पड़ता था। आज की डेट में तो हर दूसरा व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है। कोरोना ने तो लोगों का जो लाइफस्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो चेंज कर दिया है। हर चीज में केमिकल शामिल हो चुका है। हेल्थ आज एक बहुत बड़ी जरूरत हो चुका है। और आज ही इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है। इलिटरेसी, इंडिया में सबसे ज्यादा जरूरत है तो वोकेशनल ट्रेनिंग की। मोदी साहब खुद बोलते हैं कि स्किल्स की तरफ भागना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के लोगों को नौकरी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि वो अनएम्प्लॉयबल है। मतलब अगली जो प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ आ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह ही ये है कि उनका स्किल सेट मजबूत नहीं है, वो लिटरेट है स्किल के मामले में। महंगाई, महंगाई का सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है, ना भाजपा, ना एनडीए, ना यूपीए, ना ही किसी के पास। किसी के भी पास इन्फ्लेशन का, इस महंगाई का कोई सोल्यूशन नहीं है। महंगाई डायन खाए जा रही है। पॉपुलेशन, इतने के बावजूद भी पॉपुलेशन इंडिया की लगातार बढ़ती जा रही है। ऑफिशियल आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन नॉन ऑफिशियल बोलते हैं कि भारत आज दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। 145 करोड़ से भी ज्यादा आबादी ऑलरेडी इंडिया की जा चुकी है। एक ही मामले में हम दूसरे नंबर पे थे, अभी उस मामले में भी हम पहले नंबर पे जा चुके हैं। लेकिन ये जो पांचों प्रॉब्लम है, ये इंडिया की तो प्रॉब्लम है। हेल्थ इंडिया की प्रॉब्लम है, लिटरेसी इंडिया की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन इंडिया की प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन इंडिया की प्रॉब्लम है। बट वी आर MYL, हम लोग को वेलनेस प्रोग्राम दे रहे हैं। हम लोगों को इस लिटरेसी के टाइम में वोकेशनल ट्रेनिंग देकर के ट्रेंड कर रहे हैं, स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं। इस अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे लोगों को हम रोजगार का मौका दे रहे हैं। जहां हर जगह महंगाई बढ़ रही है लेकिन आय नहीं बढ़ रही है, लेकिन MYL आपको मौका देती है अनलिमिटेड इनकम करने की। नो लिमिटेशन, नो कैपिंग, आप जितना चाहे अपना पैसा कमा सकते हो। और ये पॉपुलेशन, ये तो आपका मार्केट बढ़ती चली जा रही है। मतलब जब भी आपके मन में ये बात आए कि यार कहीं किसी दिन इंडिया के अंदर सारे लोग खत्म हो गए जुड़ने वाले, तो मैं किसके पास जाऊंगा? सब लोगों ने प्रोडक्ट ले लिया, किसके पास जाऊंगा? तो एक बार बैठ करके उस दिन गूगल में सर्च कर लेना कि आज इंडिया में कितने लोग पैदा हुए हैं। आपको पता चलेगा कि पूरे दिन में आपने उतने लोगों के बारे में सोचा नहीं होता है जितने लोगों ने इंडिया में पैदा करके छोड़ दिए। प्लान दिखाना तो बहुत दूर की बात है, ज्वाइनिंग तो बहुत दूर की बात है। ये आज इंडिया का आलम है।
मार्केट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। तो ये पांचों एक सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से आज एमवाईएल बहुत तेज चलेगा। फिर भी अगर मन में आता है कि सर काम नहीं चलता, तो देखिए मैं आपको एक चीज बोलूं, काम चलता नहीं है, आदमी को चलाना पड़ता है। सर लोग नहीं जुड़ते, इसलिए तो करना है यार कि आज लोग आपसे जुड़ना नहीं चाहते, इतनी भी क्रेडिबिलिटी नहीं है आपकी, सर लोग विश्वास नहीं करते। कब ऐसा दिन आएगा कि लोग आपके ऊपर करोड़ों रुपए का विश्वास करेंगे और बोलेंगे कि यार तू कर रहा है ना, तो चल शुरू कर देते। ये बात आपको समझने की जरूरत है। अगर एक बार आपने आपको ये बात आपने समझा ली तो काम हो जाएगा। फास्ट फॉरवर्ड में चलते हैं, हमने किन किन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था मार्केट मेंटेलिटी के ऊपर कि लोग नेगेटिव इसलिए हैं क्योंकि वो अवेयर नहीं। हाथी वाली स्टोरी के साथ हमने बातचीत की थी कि एक एलिफेंट के बारे में लोग नहीं समझ पाते बिकॉज दे आर ब्लाइंड। उन्होंने जैसा छुआ महसूस किया वैसी बातें कर ली। दूसरा, मार्केट में तरह तरह के बिहेव लोग करते हैं, सलाह हमें देते हैं क्योंकि दे डोंट नो और उन्हें सलाह देने की आदत है। उन्हें इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता, उन्हें बिजनेस के बारे में नहीं पता। लोग बिल्कुल जिस तरह से उस गधे वाले बंदे को सलाह दे रहे थे कि भाई गधा साथ में है फिर भी उसके बाद पैदल चल रहे हैं, बाप को बैठना चाहिए, बेटे को बैठना चाहिए, कचूबर निकाल दिया। इस तरह की सलाह आपको हमेशा मिलेगी चाहे आप कुछ भी करने के लिए जाए। मल्टी लेवल मार्केटिंग द बेस्ट इंडस्ट्री टू मेक अ पाइपलाइन, क्योंकि पाइपलाइन बनाकर ही आप पैसा कमा सकते हैं। बाकी बकेट मैन की दुनिया में कमी नहीं है, हर दूसरा व्यक्ति बकेट उठा रहा है। और एमवाईएल इज द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि वो अपने आईटी प्रोफेशन के साथ अपने वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स लेकर के मार्केट में वर्कआउट कर रहा है। और उसके पीछे डेस्टिनी क्रैकर ग्रुप है जो आपको सपोर्ट करने वाला है। यानी कि आप बेस्ट सिस्टम में है, आप बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में है, आप बेस्ट लीडरशिप की तरफ। तो यहां से अब अगर किस चीज की जरूरत है, आगे सिर्फ एक चीज की जरूरत है, डिसीजन लेने की कि आई एम इन द बेस्ट सिस्टम। मैं आज दुनिया को ये बात शो करके दिखाऊंगा कि आई एम द बेस्ट। बस आपको अपने अंदर कमिटमेंट लेने की जरूरत है। तो शुरुआत कीजिए दोस्तों, काम चालू कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी टॉक के अंदर, किसी मीटिंग के अंदर, किसी ट्रेनिंग के अंदर, और वहां पर आपके साथ और भी कुछ नई बातों के साथ यहाँ पर आपके साथ बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, जय डेस्टिनी क्रैकर, जय अपलाइन, वी आर एमवाईएल। थैंक यू सो मच। होस्ट